मई जून 2024 वेरिएंट 51 है। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 1 सिंपल है और समरी ऑफ 20 यानी n की वैल्यू 20 आ गई, x माइनस 30 और x माइनस 30 स्क्वायर दिया हुआ है। और समरी ऑफ अनदर 25 वैल्यूज ऑफ x गिवन है और अनदर 25 और फाइंड द मीन ऑफ ऑल 45। अच्छा, टोटल मीन निकालना है। यानी इसका मतलब क्या बनेगा, अगर इसमें मीन ऑफ 45 निकालना चाहो ना, तो इसका मतलब होना चाहिए कि मीन ऑफ 20 और प्लस मीन ऑफ 25 ये होना चाहिए। एक तो ये बात है। अब मसला ये है कि x माइनस 30 जरा सा कंफ्यूज करता है, तो हम पहला काम ये करते हैं कि x माइनस 30 को y ले लेते हैं। उससे क्या बनेगा, जब हमारे पास 20 सेट ऑफ डेटा है तो ये बन जाएगा समीशन y इज इक्वल टू 439 और समीशन y स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 12405। आप सबसे पहला काम करें कि y की वैल्यू दी है, y बार फाइंड कर लें। y बार की वैल्यू आ जाएगी 439/20। y बार की वैल्यू आ जाएगी 21.95। ओके, क्योंकि अभी ए पार्ट में मीन का जिक्र है तो ये वाई स्क्वेयर का भी यूज नहीं हो रहा। अब आप देखें कि एक्चुअल जो सब्सटीट्यूशन थी वो थी x माइनस 30 इज इक्वल टू वाई। और अगर मैं x को यहाँ रखूं, क्योंकि हमें तो x बार चाहिए, 30 उधर ले जाते हैं। जब आप x बार लेंगे तो वो बन जाएगा y बार प्लस 30। तो x बार ऑफ 20 का हम लिखेंगे 21.95 प्लस 30। तो ये लें जी, x बार की वैल्यू बनती है। ओके, अच्छा, अब आप यही काम 25 के लिए भी अगर हम करें, इसको समीशन लेट ले लें, यानी इस तरह कर लेते हैं, लेट z इज इक्वल टू x माइनस 30। जो समीशन z की वैल्यू आ जाएगी वो 470 आ जाएगी। अब मैं अगर इसको ऐसे लिखूं, x अब 45 लूं ना, तो इसको बनना चाहिए, ये 20 वैल्यू का जो सम है ना, वो आएगा समीशन ऑफ x माइनस 30। अगर मैं इसको शॉर्ट करूं, प्लस समीशन ऑफ x माइनस 30, ये 25 आ गया और डिवाइड बाई 45 कर दूं, तो ये वन लाइन आंसर इस तरह बन जाएगा, अदरवाइज जरा लेंथी हो जाएगा। यानी इसका मतलब है 439 प्लस 470 डिवाइड बाई 45। 439 प्लस 470 और डिवाइड बाई 45 कर दें, ये बनता है 45 का आंसर आ रहा है 20.2। क्योंकि x माइनस 30 है, समीशन ऑफ y समीशन ऑफ z, और 439 प्लस 470 909 और डिवाइड बाई 45 करें, ये वाली आंसर वो नहीं आ रहा। इसको फिर अगर z बार ले लें तो 470/25, 470 डिवाइड बाई 25 करेंगे, दिस इज इक्वल टू 18.8। और z बार का मतलब है x माइनस 30 हो जाएगा। 18.8, तो x की वैल्यू होती है 18.8 प्लस 30, तो विच इज इक्वल टू 48.8। अब हम अगर इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं तो x बार ऑफ 45 निकलना चाहिए 51.95 प्लस 48.8। 51.95 प्लस 48.8, और क्योंकि ये एवरेज निकलेगा ना इसका दोनों का, तो इसको डिवाइड बाई 2 करें तो x 45 का आंसर आ रहा है 50.4 अप टू 3 सिग्निफिकेंट। अच्छा, इसके बाद आता है फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ऑल 45 वैल्यूज। एक तो बन जाएगा समीशन y स्क्वायर इज इक्वल टू 11346 और दूसरा आता है समीशन z स्क्वायर इज इक्वल टू 12405 एंड दिस इज 11346 और y बार की वैल्यू 21.95 स्क्वायर माइनस 21.95 स्क्वायर करें, ये बनता है वेरिएंस ऑफ y एंड दिस इज इक्वल टू 138.4। अच्छा, y की जो सब्सटीट्यूशन थी वो हमने क्या लिखी थी, x माइनस 30। तो x माइनस 30 करते हैं y की जगह पे,
इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये बन जाएगा वेरिएंस ऑफ एक्स, क्योंकि 30 कांस्टेंट नंबर है वो 0 हो जाएगा, तो सेम आंसर आ रहा है। हमने स्टैंडर्ड डेविएशन लेना है, इसमें जब आप स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स करेंगे तो रूट ऑफ दिस इज इक्वल टू 11.77 ले लीजिए, वाला इसका आ गया। अब इसी तरीके से हम यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं वेरिएंस ऑफ जेड, which is equal to summation z square over 25 minus z bar square. Summation z square is 11346 divided by 25 minus ले लें z bar, z था 18.8, इसका स्क्वायर आ गया। अब z की जगह जब आप लिखेंगे x माइनस 30, इसका मतलब है जब वेरिएंस इस पे अप्लाई करेंगे तो ये सिंपल आएगा वेरिएंस ऑफ x विच इज 100.4, और अब आप स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x 25 वैल्यू को जब आप लिखेंगे, ये कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ आंसर विच इज इक्वल टू 10.02। अब क्योंकि हमने ले लें स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 45, तो आप ले लें इन दोनों का 7 प्लस 10.02 ले लें और इसको डिवाइड बाई 2 कर दें, तो ये आता है 10.89, इसको राउंड कर दें तो ये बनता है 10.9। ठीक है जी, ये इसका आंसर आ गया 3 सिग्निफिकेंट फिगर। क्वेश्चन नंबर 2 में तो कह रहा है लेंथ ऑफ द टेल ऑफ adult raccoons of the certain species are normally distributed with mean and standard deviation. X is normally distributed with mean एंड स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है, हमें पैरामीटर इसका वेरिएंस होता है तो हम स्क्वायर में लिखेंगे। ए पार्ट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ रैंडमली चोजन एडल्ट raccoons of this species has a tail length between probability of x is greater than 23 and less than 35। तो हमें स्टैंडर्ड नॉर्मल में कन्वर्ट करना है, तो जब हम z को लिखेंगे 23 minus 28 divided by standard deviation। देखिए एक वैल्यू नेगेटिव है क्योंकि ये स्टैंडर्ड नॉर्मल है -1.515, और दूसरी वैल्यू पॉजिटिव साइड पर है, दिस इज 2.121, और ये दरमियान का एरिया फाइंड करता है। अच्छा, अगर आप यहाँ से पीछे वाला सारा एरिया लेंगे तो वो बन जाएगा फाइव ऑफ 2.121, और उसमें से इसको माइनस कर दे 1 माइनस फाइव ऑफ, क्योंकि एरिया ले रहे हैं तो एरिया में वैल्यू पॉजिटिव ली जाती है, तो ये बन जाएगा फाइव ऑफ 2.121 माइनस 1 और प्लस फाइव ऑफ 1.515। The message of adult raccoons of this species are normally distributed with mean and standard deviation is this: 75% of adult raccoons of this species have mass greater than. Probability of x is greater than 7.6 is equal to 0.75। ओके, अब इसको आप सबसे पहले z में कन्वर्ट करें, देखें ये बन जाएगा 7.6 माइनस मीन विच इज 8.5 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन विच इज अननोन एंड इट्स प्रोबेबिलिटी इज 0.75। आप ऐसा करें ना कि पहले तो चले माइनस कर लेना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ z इज ग्रेटर देन -0.9 ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन 0.75। अब इसको मैं a सपोज कर लेता हूँ ना, -0.9 ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू a, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ z इज ग्रेटर देन a इज इक्वल टू 0.75। देखें अब हम इसमें बेल कर्व जब बनाएंगे, ये 0 आ गया और a से ग्रेटर वैल्यू है, अगर मैं a को यहाँ लूँ
और इससे ग्रेटर रीजन ये बनता है, और डेफिनेटली ये रीजन 0.5 से कम होगा, और इसकी प्रोबेबिलिटी 0.75 है। तो ये सजेस्ट कर रहा है कि कम से कम ए राइट पे नहीं है, तो फिर इसका मतलब है ए को लेफ्ट पे लेना पड़ेगा। जब लेफ्ट पे लेंगे तो ये माइनस के साथ आ जाएगा, दिस बिकम्स माइनस ए। माइनस ए से ग्रेटर वाला रीजन आएगा, क्योंकि अभी हमें ए अननोन है, नेगेटिव साइड है, तो नेगेटिव वैल्यू हमने इसकी लेनी है। और माइनस ए को इधर रखेंगे तो फाइव इनवर्स ऑफ 7 5 आ जाएगा, और ए की जगह उसकी वैल्यू भी पुट करते हैं आप फिर अगले स्टेप में 0.9 ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन, और इसका आंसर हम फाइंड कर लेते हैं। अच्छा, हमें चाहिए था 0.75, यस 0.75 ढूंढना है इस पे। 7454 आ रहा है और 7517 है, तो ये देखें कि 7486 ये वाली वैल्यू आ रही है, ये इसके साथ आ रही है, और इसमें 14 ऐड होना चाहिए। 14 नहीं है हमारे पास 13 और 16 है। इसका मतलब हुआ कि अब आप इन चीजों को जरा चेक करें कि 0.6 7 4 एंड 5, 0.67, ये 0.6 आ गया, ये 7 आ गया। इसको अगर एग्जैक्ट वो यूज करें 0.674 प्लस 0.675, दोनों ऑप्शन आ रही है, उसके दरमियान का आप आंसर ले सकते हैं। 0.674 प्लस 0.675 और डिवाइड बाई 2 कर लें तो ये इसका आंसर बन रहा है। क्योंकि ये वैल्यू भी नेगेटिव थी, ये पॉजिटिव हो जाएगा। 0.9 ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन 0.6745, और अब आप इसको स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू ले सकते हैं, तो 0.9 ओवर 0.6745, तो 0.9 डिवाइड बाई आंसर कर लें, और ये आंसर आ रहा है 1.334, और इसको जब आप राउंड करेंगे तो हमारा आंसर आ रहा है 1.33। ठीक हो गया, लेंगे ये हो गया। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हिस्टोग्राम से रिलेटेड। मैं देखता हूँ इसमें कोई डिफरेंट या डिफिकल्ट चीज हो। ड्रॉ द हिस्टोग्राम, और 130 150 यानी क्लास बाउंड्रीज दी हुई है। अच्छा, फिर अगले पार्ट में वो क्या कह रहा है, इंटरक्वार्टाइल रेंज इज आर शो दैट आर इज नॉट ग्रेटर देन 15। इसका मतलब है कि हमें इंटरक्वार्टाइल रेंज की तरफ जाना पड़ेगा। मिड वैल्यूज ले लें। मिड वैल्यूज आ गई, और क्लास वेट्स भी मैं इसके साथ लिख देता हूँ, ये 20 आ गया। तो मिड वैल्यू से मीन के लिए जरूरत होगी, चलिए मैंने ऐसे ही फाइंड कर लिया है। चले, इसमें हम क्लास वेट्स ले लेते हैं और फ्रीक्वेंसी डेंसिटी बना लें। 16 डिवाइड बाई 20 कर लें तो 0.8, and it is simple 3.2 7.6, this is 12.8 and 0.6। 130 से लेकर 195 तक जाना है। अगर मैं 130 को यहाँ से शुरू करूँ तो 140 150 160 70 80 90 एंड 200, ठीक है। 130 140, ठीक। और डेंसिटी में हाईएस्ट जो डेंसिटी आ रही है वो 12.8 आ रही है, यानी हमारे पास 13 तक के नंबर इसमें होने चाहिए। अगर तो हम इसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे ही लेना पड़ेगा, ये 1 लेना पड़ेगा, ये 2 आ गया, 3 4 5 6 7 8 9 10, दिस इज 11 12 और ये 13 आ गया। अच्छा, सबसे पहली जो फ्रीक्वेंसी है 130 से 150 पे 0.8 आ रहा है, 150 से 160 और 3.2, 160 से 177.6, 12.8, 12.8। अच्छा, फिर आ रहा है जी 175 से 195 पे 0.6 आ रहा है, तो 0.6 से रेक्टेंगल लें और 95 तक लें।
ये लेंगे, ये कंप्लीट हो गया। अब क्योंकि इंटर क्वार्टाइल रेंज है तो Q1 की वैल्यू लें। हमारे पास सम ऑफ फ्रीक्वेंसी के बारे में उसने 200 एडल्ट्स का जिक्र किया हुआ है, तो जब आप 25% ऑफ 200 लेंगे तो ये 50 एडल्ट्स आ जाएंगे। लेकिन हमें इंटर क्वार्टाइल रेंज इन सेंटीमीटर ये चीजें चेक करनी है, तो इसका मतलब है कि आप, क्योंकि हमने तो ये बनाया है ना, हिस्टोग्राम बनाया, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो बनाई नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, आप एक लाइन और लगा के ना इसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो निकाल दें। यानी फर्स्ट फ्रीक्वेंसी 16, इसको इसमें ऐड किया 48, इसको इसमें ऐड किया 48 प्लस 76, दिस इज इक्वल टू 124 प्लस 64 कर दें, दिस इज 188, 12 ऐड करेंगे तो 200 हो जाएगा। यानी आप देखें कि 50th वाली जो, जिसे हम क्या बोलेंगे Q1 लोअर क्वार्टाइल, वो आ रहा है 160 से लेकर 170 के अंदर, इसके अंदर आ रहा है। यानी 160 से लेकर 170 तक आ रहा है। ओके, अब इसी तरीके से Q3 ले लें तो वो बनता है 75% ऑफ 200 विच इज इक्वल टू 150। अब 150 अडल्ट आ रहे हैं ना नंबर इसमें, तो 150 देखें 124 से बड़ा है, तो नेक्स्ट क्लास जो है ना वो ये आ रही है 170 से 175, यानी 170 से लेकर 175। अच्छा, अब यहाँ पे जब IQR निकालेंगे तो इसका मतलब है कि जब तक स्पेसिफिक वैल्यू नहीं होगी तो हम तो नहीं बता सकते। अब वो कह रहे हैं कि शो दैट R इज इंटरक्वार्टाइल रेंज, R इज नॉट ग्रेटर देन 15। यानी अब आपने ये देखना है कि इसमें ये 15 से बड़ा नहीं बनेगा। अब आप जरा गौर करें, मसलन अगर मैं यहाँ पे 160 लेता हूँ, यहाँ पे 170 लेता हूँ, और यहाँ पे 180, तो इसका मतलब है ये वाली वैल्यू 175 है। ठीक है, ये इंटरवल बाउंड्री है। तो 175, क्योंकि होना ये है कि अगर आप के पास टाइम हो ना, तो आप इसके जब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सारी बनाएंगे ना, और सारी बना के लेट्स सपोज के ये जो 160 की लेंथ है और 175 की लेंथ, इसके दरमियान आप गैप निकालेंगे ना, तो वो वाला जो गैप है आप नोट करेंगे कि वो जो गैप बन रहा है ये 15 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं बनेगा। देखिए, लोअर क्वार्टाइल पॉसिबल है यहाँ आ जाए, ठीक है, और अपर क्वार्टाइल यहाँ आ जाए। अब आप जब इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो वो 15 से कम है। मैक्सिमम क्या हो सकता है कि आपका लोअर क्वार्टाइल 160 पे आ जाए, अपर क्वार्टाइल 170 पे आ जाए, इनका डिफरेंस अभी भी निकालें तो 15 बनता है। वो कहता है जी डिफरेंस ग्रेटर देन, नॉट ग्रेटर देन 15 होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि अगर हम एग्जैक्ट अपर लिमिट ले लें और लोअर लिमिट ले लें तो ये 15 आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हेंस रेंज इज नॉट ग्रेटर देन 15, यस 15 से बड़ी नहीं होगी। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, इसका अच्छा पार्ट सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में सबसे पहले हम ये समझते हैं कि स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि गेम फॉर टू प्लेयर इज प्लेड यूजिंग अ फेयर फोर साइडेड डाइस। यानी इसका मतलब है कि इसमें जो नंबर आ रहे हैं सबकी प्रोबेबिलिटी सेम है, 1/4। One turn consists of throwing a dice repeatedly up to a maximum 3 times। यानी इसका मतलब है ये गेम इस तरह है कि आपकी टर्न जब आएगी तो आपने 3 दफा थ्रो कर इस डाइस को। When 4 is obtained, no further throws are made during that turn। यानी अगर आप थ्रो करते हैं फर्स्ट टाइम एक 4 आ जाता है तो आपकी टर्न पूरी हो जाएगी, या सेकंड टाइम आएगा या थर्ड टाइम आएगा। ठीक है, और a player who obtains a 4 in their turn scores 1 point। ओके, यानी 4 के आने पे 1 पॉइंट मिलेगा। वो कह रहे हैं शो दैट द प्रोबेबिलिटी दैट प्लेयर obtains a 4 in 1 turn is 1 turn। 1 turn का मतलब है कि 3 थ्रो की बात वो कर रहा है, कंसिस्ट ऑफ रिपीटिंग 3 टाइम्स, यानी इसका मतलब है 3 टर्न की वो बात कर रहा है। शो दैट प्रोबेबिलिटी दैट अ प्लेयर obtain a 4 in 1 turn is 37/4। ओके, इसका मतलब ये बनता है कि 4 के आने का चांस जो है
वो लेस आर इक्वल टू 3 में आ रहा है। लेस आर इक्वल टू 3 में हम ये कर सकते हैं कि p प्लस क्यू पी, ये सेकेंड टर्म, और क्यू स्क्वायर पी, तो ये लेस देन 3 है, ऐसे भी कर सकते हैं। और क्योंकि ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है ना, तो x इज लेस आर इक्वल टू r का फॉर्मूला बनता है 1 माइनस क्यू पावर r। यानी इस पे अगर हम अप्लाई करें लेस आर इक्वल टू 3, तो इसको होना चाहिए 1 माइनस क्यू पावर 3। p की यानी p ऑफ 4, इसके आने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है, और नॉट 4 यानी अदर देन 4 जो है उसकी प्रोबेबिलिटी 3/4 है। इसको हम q कहेंगे, इसको हम p कहेंगे। अब हम इसकी वैल्यूज को पुट कर देते हैं। इस मेथड को भी आप चेक कर लीजिएगा। अब आ गए जी, दो प्लेयर आ गए, ज़ैनो एंड याओ प्ले दिस गेम। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नीदर ज़ैनो nor Yao score any points in their first two turns। अच्छा, फर्स्ट टू टर्न में इनका कोई स्कोर नहीं है, इसका मतलब है टू से ज्यादा टर्न में इसका स्कोर है। ठीक है, टू से ज्यादा। अब एक टर्न में उसने कहा है जी कि इन टू टर्न्स, अगर हम ये बात करें तीनों और यो, ठीक है, इन देयर फर्स्ट टू टर्न्स की बात अगर हम करते हैं, यानी ना ही जेनो और ना ही यो का कोई स्कोर नहीं आया इन देयर फर्स्ट टू, यानी 4 के अलावा जो नंबर आ रहे हैं उसमें इनकी वैल्यूज बन रही है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4। अब एक टर्म की बात आ रही है ना, इसको हमने अभी पिछले पार्ट में सॉल्व किया कि वो ये आ रहा है 4 पे, और अगर हम ये कहें कि नॉट गेटिंग 4, तो इसको होना चाहिए 1 माइनस 37/64। दिस इज 27/64। अब हुआ ये कि फर्स्ट टू टर्म्स, यानी इसका मतलब है कि हम अगर इनकी बात करें, जीनो की दो टर्म्स है, इसी तरह यव की भी दो टर्म है। अच्छा, ये दो टर्म है, और दोनों टर्म का मतलब ये हो जाएगा कि अब इनका, वो कह रहा है कि वो कोई स्कोर नहीं कर रहे। कोई स्कोर ना करने का मतलब है कि पहली टर्न में आ जाएगा 27/64, और दूसरी टर्न में भी आ जाएगा 27/64। क्योंकि अब साथ योग का भी यही चीज आ रही है, तो इसका मतलब है इसका भी कोई स्कोर नहीं है, तो ये बन जाएगा 27/64। यानी मिला के अगर हम इस सारे को देखें, तो ये बन जाएगा 27/64 पावर 4, 4 टाइम हो जाएगा ना। तो इस सारे की पावर 4 ले लें, तो ये इसका आंसर आ जाएगा 0.03168, यानी 0.0317। ये हमारा 3SF का आंसर आ जाएगा। ट्री डायग्राम के साथ हो सकता है, बिल्कुल सही है। अगर हम इसे इस तरह कर लें कि ये 4 आ जाए और नॉट 4 आ जाए, ठीक है, फिर 4 आ जाए और नॉट 4 आ जाए। अच्छा, अगर हम इसको देखें कि हमें चाहिए नॉट 4 के साथ ना, तो फिर ये नॉट 4 आ जाएगा, फिर ये नॉट 4 है, और फिर ये नॉट 4 है। ठीक है, ये तो दो टर्न इसकी आ गई, तो इसके साथ भी फिर आगे दो टर्न आएंगी, और इसके साथ भी ये आगे आ जाएगी दो टर्न्स, यानी मिला के ये चीज बन रही है, ये बन जाएगी, यानी 4 4 4 और 4। ठीक है, क्योंकि इंडिपेंडेंट है, प्रोबेबिलिटी हमारे पास इसकी आ रही है कितनी थी, 27/64, ये भी आ जाएगी 27/64, और 27/64 ठीक है। आप इसको इस अंदाज में भी कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है, ट्री डायग्राम से भी हो सकता है। अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि लीनो एंड जो ईच हैव 3 टर्न्स, और फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट लीनो स्कोर 2 more points than जो 3 टर्न्स है। अच्छा,
3 टर्म्स आ गई और इनका क्या है कि जीनो स्कोर इज 2 मोर देन यव, यानी यव का जितना भी स्कोर है, अगर हम तीनों का स्कोर निकालें तो वो +2 हो जाएगा, यानी इससे ये ज्यादा है स्कोर। इसकी अगर हम सिचुएशन डेवलप करें, जीनो का स्कोर लें तो वो स्कोर क्या हो सकता है, क्योंकि उसका स्कोर 2 से ज्यादा होगा ना, और यंग का भी स्कोर अगर हम ले लेते हैं, अब क्या हो सकता है, 3 और इसका 1, क्योंकि डिफरेंस इसका 2 होना चाहिए, ये 2 ज्यादा होगा। और क्या हो सकता है, क्योंकि देखें 3 टर्म्स है ना, तो 3 टर्म्स का मतलब ये हुआ कि अगर तीनों पे 4 आ जाए, तीनों टर्म्स में, तब स्कोर इसका बनता है 3। और इसका एक 4 है तो इसका मतलब है बाकी नॉट 4 आ रहे हैं। अगर हमारे पास इसका 2 हो तो इसका 0 होना चाहिए, ताकि वो 2 ज्यादा हो। ठीक है, अच्छा जी, ये हमारे पास बनता है। अब इससे पहले जो चीज हमने देखी है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1/4, यानी स्कोर 1 जो है, इस तरह लिख लेते हैं ना कि स्कोर 1 जो है वो 4 के आने पे आ रहा था, और उसको हमने प्रूव किया था 37/64। दिस इज 37/64। और अगर हम ये लेते हैं स्कोर नॉट 1, यानी 0 स्कोर लें, तो हमने ये पिछले पार्ट में ये देखा कि नॉट 4, यानी 4 के अलावा आएगा तो 0 स्कोर हो जाएगा, और ये बन जाएगा 27/64 हो जाएगा। अब आप ये देखें ना, इस चीज को जरा लिख लेना कि 3 और 1 का अगर हम कॉम्बिनेशन बनाए, क्योंकि यो एंड ईच हैव 3 टर्न, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दे स्कोर 2 मोर पॉइंट्स देन यो। अब हम इसकी फर्स्ट टर्म लेते हैं, और स्कोर 3 है, यानी इसकी टर्म पे स्कोर 3 हमने किसका बनाया था, जीनो का, और यव का स्कोर आ गया। यानी इसका मतलब है जब जेनो का स्कोर 3 था, इसका मतलब है उसको 1 मिला था, 1 मिला था और 0 लिया था हमने। ये 1 के हिसाब से इसकी वैल्यू लिखी है, तो इसका मतलब है कि ये बन जाना चाहिए 37/64, 2 दफा आ रहा है स्क्वायर। दूसरा कितना आ जाएगा, 27/64। ठीक है, ये चीज आ गई। क्योंकि ये जो 3 स्कोर है ना, ये इनके ऑर्डर चेंज हो सकते हैं ना। इसको अगर मैं लिख देता हूँ कि 3C2, यानी 3 में से 2 निकाल, ये बाइनोमियल बन गया है। बाइनोमियल बन जाए ना, तो इसका मतलब है कि ऐसे लिख लेते हैं, यानी 3C2 P आ गया और ये Q आ गया। ठीक है, ये आ गया जी। और ये था 2 स्कोर पे, ठीक है, 3C2। और इसके साथ आप इस 0 की प्रोबेबिलिटी भी डालें ना, टर्म्स आ रही हैं, 3 टर्म्स आ रही है ना। दो लिए हैं पहले, 2 और 0, यानी ये वाली चीज आई। यानी इसके साथ ये बन जाएगा कि जब हम यू का स्कोर देखेंगे, वो बनता है 3C0, 37/64 पावर 0, और 27/64 पावर 3। ठीक है, ये आ गया जी, एक केस आ गया। ठीक है, अब हम ये हमने लिया था 2-0 वाला, और अब हम 3-1 वाला केस कंसिडर करते हैं, यानी 3-2 के साथ 3 और 1 का गैप ये वाला बनता है ना, 3 और 1 का गैप ये वाला, 3 और 1 के गैप का मतलब ये बनेगा कि 1-1-1 हुआ, और इसने यहाँ पे 1 लिया है, तो इसका मतलब है कि इसका एक 1 है, बाकी 2 0 है, यानी इसका एक स्कोर है, इसका स्कोर 3 बना, डिफरेंस 2 आ गया। ओके, सही हो गया। यानी इसका मतलब है 3 में से 3 ले लें, 37/64 पावर 3, और 27/64 पावर 0 मल्टीप्लाई बाय, अब ये 3C1 बन रहा है, क्योंकि एक इसके पास आ रहा है, और ये आ जाएगा 37/64 पावर 1, 3 - 1, यस, और ये आ जाएगा 27/64 पावर 2। अब आप इस सारे को सिंप्लीफाई करें, 3C2 3 आ जाएगा, इस सारे को लिखते हैं 37 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 27, और इस सारे को डिवाइड कर दें आप 64/3 से।
ये आंसर आ रहा है 0.1410 और फिर मल्टीप्लाई हो रहा है क्योंकि इसकी भी टर्म चल रही है 3C01 और ये पावर 0 ये भी 1 यानी 27/64 लेना है। 27 के साथ 64 आ गया और आंसर इसकी पावर 3 ले लें तो ये आंसर आ रहा है 0.07508। ओके ये आ गया। अब हम इस केस को देखते हैं 3C31 आ जाएगा और यानी 37 डिवाइड बाई 64 और इस सारे की पावर आ गई 3। तो इसका जो आंसर बन रहा है 0.19322। ये आ गया मल्टीप्लाई करना है 3C1 3 हो जाएगा और ये बन जाएगा 27 स्क्वायर मल्टीप्लाई करते हैं इसे 37 के साथ और इस सारे को डिवाइड कर दें 64 पावर 3 के साथ। तो इसका आंसर आ रहा है 0.10289। अब इन सबको सिंप्लीफाई कर देते हैं। अब 3C31 आ गया और सारा का सारा अगर हम लिखें 37 पावर 4 बन रहा है और 37 डिवाइड बाई 64 और उसकी पावर आ रही है 3 यानी शिफ्ट आंसर शिफ्ट क्यूब। इसका कितना आंसर था 0.193 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 3 आ गया। फिर हमने लिखा जी 37 को डिवाइड बाई 64 कर दें और मल्टीप्लाई कर लें कि 27/64 और ब्रैकेट स्क्वायर कर दें तो इस सारे का आंसर आ रहा था 0.1089। ये भी आ गया यानी इसका मतलब है ये इसको सॉल्व किया, इस सारे को सॉल्व कर दिया तो मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 0.19322। तो ये इसका आंसर बनता है 0.05964। इसको भी ले लें 3 इंटू 0.1410 मल्टीप्लाई बाय 0.07508 और ये वाला आंसर आपका 0.03175 प्लस कर दें 0.05964। तो हाँ ये कैलकुलेशन मिस्टेक होगी थी 0.0913 इसको 4 कर लें तो ये इसका आंसर आ। Question number 5. In a certain area in the Arctic, the probability that it snows on any given day is 0.7. Independent of what यानी binomial लग सकता है इसमें। Probability independent है तो अगर snow की probability 0.7 है तो Q का मतलब है not so में ये चीज आ जाएगी। Find the probability that in a week 7 days it snows on at least 5 days यानी days का जिक्र आ रहा है ना एटलीस्ट 5 डेज। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ यहाँ पे एन पे लिख लें ये 7 आ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 5 यानी 5 या 5 से बड़ा हो जाएगा तो इसका मतलब है इसमें 5 आ जाएगा और या 6 आएगा या 7 आएगा। तो इसका मतलब है कि आप जिस टाइम इसे 7C5 लिखेंगे 0.7 पावर 5 और 0.3 पावर 2 फिर आ जाएगा 7C6 0.7 पावर 6 और 0.3 पावर 2। 7C7 1 होता है 0.7 पावर 6 आ जाएगा। इस सारे को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। अच्छा वो कह रहा है अ वीक इन विच इट स्नोज ऑन एटलीस्ट 5 days आउट ऑफ 7 इज कॉल्ड वाइट वीक। यानी इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट वीक की हमें प्रोबेबिलिटी रिक्वायर्ड होगी। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इन 3 रैंडमली चोजन वीक एटलीस्ट। अच्छा अब वीक की बात आ गई है ना तो 3 वीक्स है और ये वीक की प्रोबेबिलिटी हम लेंगे चोजन एटलीस्ट वन इज फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इन 3 रैंडमली। तो ये जरा आप इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल के बताएं ना टोटल प्रोबेबिलिटी इसकी कितनी बन रही है वो बताएं जरा। तो हम इसको एक नया वेरिएबल दे देते हैं और यहाँ पे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा 3 आ जाएगा और यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस आ जाएगी।
प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस के मुताबिक अब ये पी की वही प्रोबेबिलिटी है जो हमने यहाँ ऊपर से पिक कर, ऊपर हमने एक्स वेरिएबल लिया था, वाई ले लेते हैं। एटलीस्ट वन का मतलब है ग्रेटर और इक्वल टू वन, तो वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज लेस देन वन करेंगे, ये जरा आसान हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, तो वन माइनस यहाँ पे थ्री सी क्या ले रहे हैं, लेस देन वन, थ्री सी जीरो, और p पावर जीरो और q पावर थ्री आ जाएगा। तो ये जो p का आंसर यहाँ पे आएगा, ये वाली वैल्यू हम लेंगे, तो इसको हम p बोलेंगे, ये वाला स्मॉल p आ रहा है, इसको पुट करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा, p पार्ट हो जाएगा। वो कह रहे हैं ना, डिफरेंट एरिया द आर्टिक द प्रोबेबिलिटी दैट अ वीक इज वाइट वीक इज 0.8 यूज। अच्छा 0.8, अब उसने हमें नेक्स्ट दे दिया है कि यूज a suitable problem find the probability that in 60 randomly chosen week fewer than 47 probability of x is less than 47। अब बाइनोमियल से इसको किसी भी फॉर्म में सॉल्व करना मुश्किल है, यानी 47 से लेस ले तो बाइनोमियल लगाना बड़ा मुश्किल काम है, 47 से ग्रेटर भी ले 60 तक जाए तो तब भी 14 टर्म्स बन जाती है, तो इसलिए इसमें ये वाला काम एक मुश्किल काम है। तो इसलिए इसको हम फिर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे लेके जाएंगे। इसका मतलब है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे पहले हमें मीन की वैल्यू रिक्वायर्ड होगी, और 60 इंटू 0.8 किया तो 48 आ गया, और फिर वेरिएंस हम यहाँ पे लेते हैं तो एन पी क्यू, दिस इज 60 इंटू 0.8 इंटू 0.2 कर लें, 60 मल्टीप्लाई बाय 0.8 इंटू 0.2, एंड दिस इज इक्वल टू 9.6। एक्स नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया है 48 और वेरिएंस आ रहा है 9.6, क्योंकि हमें निकालना क्या है कि पी एक्स इज लेस देन 47, हम इसे जेड में कन्वर्ट करेंगे। 47 से लेस नंबर कौन से आ रहे हैं, 46 आएगा, 45 आएगा, यानी 46 रिक्वायर्ड है। आप ऐसा करेंगे 46.5 करें माइनस मीन और डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन लेना है, तो 9.6 का स्क्वायर रूट ले लें, तो 46.5 माइनस 48 एंड डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 9.6, ये आंसर आ गया z इज लेस देन 0.484, क्योंकि हमें इससे लेस वैल्यू रिक्वायर्ड होगी, तो लेस वैल्यू का मतलब है कि यहाँ पे इसने आना है, तो माइनस 0.484, तो ये रीजन बनता है, तो 1 माइनस पाई ऑफ 0.484, तो मोड पे स्टैट्स मोड पे जाएं, तो स्ट्रेट मोड के साथ 1 माइनस कर लें और 0.484 कर दें, तो ये लें जी, इसका आंसर आ रहा है 0.3142 एंड दिस इज इक्वल टू 0.314, ये इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा ये भी हो गया, अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब। वो कह रहे हैं कि हैरी हैज 3 कॉइन्स, वन कॉइन इज biased so that probability of obtaining head when it is thrown is 1 by 3, or the second coin is biased so that the probability of obtaining a head when it is thrown is 1 by 4. A third coin is biased so that probability of obtaining a head when it is thrown is 1 by 5। इसका मतलब है कि तीनों कॉइन्स 22 टाइम डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज के साथ है। हैरी थ्रोज 3 कॉइन्स, द रैंडम वेरिएबल x इज द नंबर ऑफ हेड्स दैट ही ऑब्टेन। अच्छा अब सक्सेस प्रोबेबिलिटी सेम तो है नहीं है, तो बाइनोमियल तो नहीं लगेगा, तो इसलिए हमें इसमें थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़ेगी। 3 कॉइन टॉस करें ना, तो उसमें हेड 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 टेल, टेल हेड और टेल एंड टेल आता है, ये आ गया तीसरा कॉइन, यानी हेड 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 आ गया, हेड हेड टेल आ गया, हेड टेल हेड और हेड टेल टेल। इसी तरह टेल हेड हेड और टेल हेड टेल 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 हेड एंड दिस इज टेल टेल टेल, यानी इसका मतलब है इसको देखेंगे तो यहाँ पे ये डिस्ट्रीब्यूशन फॉर एक्स लेना है, एक्स वो कह रहा है एक्स के बारे में क्या है, एक्स इज नंबर ऑफ हेड्स, 0 हेड आता है, 1 हेड आ सकता है, 2 हेड आ सकते हैं, 3 हेड आ सकते हैं। इसका मतलब है आपको 0 हेड की प्रोबेबिलिटी लेनी है टेल, यानी सबकी टेल की प्रोबेबिलिटी देखें, यानी इसकी टेल की प्रोबेबिलिटी 2/3, इसकी 3/4 और इसकी 4/5, ये तो आसान केस है।
तो ये बन जाएगा 2/3 इंटू 3/4 और इंटू 4/5। ये बन जाता है 4 3 12, 12 टू द 24। तो 24 को डिवाइड करते हैं 5 4 द 20 एंड 60 के साथ, तो ये हमारे पास आ रहा है। ठीक है, फिलहाल हम इसकी कटिंग नहीं करते ताकि हम टोटल सम के बारे में देख सकें। अब वन हेड की जो प्रोबेबिलिटी है ना, इसमें आप देखें पहले व्हेन वन हेड अगर हम ले लेते हैं तो एक ऑप्शन बन रही है हेड टेल टेल, ठीक है। फिर दूसरी ऑप्शन आ रही है टेल हेड टेल, और तीसरी ऑप्शन आ रही है टेल टेल हेड। अब देखें ये पहला क्वाइन है, यानी इसमें हेड की प्रोबेबिलिटी 1/3 है, दूसरे में 3/4 है, और तीसरे में 4/5 है टेल की। ठीक है, अब आप ये देखो कि इसमें जरा सा हमें सोचना पड़ेगा ना। अब पहले में टेल आ गया है, तो टेल की वैल्यू कितनी आ रही है 2/3, फिर हेड है और हेड आ गया दूसरे क्वाइन में 1/4, और तीसरे क्वाइन में क्या लेना हमने टेल, और टेल की वैल्यू आ गई 4/5, और फिर इसी तरह तीसरी की वैल्यू ले लें। तो टेल टेल हेड यानी पहले का टेल वो 2/3, दूसरे का टेल 3/4, और तीसरे का हेड है वो 1/5 आ गया। इस सारे को हम सिंप्लीफाई करें, 4 3 12/60, और प्लस है 4 2 8/60, प्लस 3 2 6/60। तो ये बनता है 14, और प्लस 12 26, यानी ये वाली वैल्यू आ रही है 26/60। अच्छा, इसी तरीके से अब आप ले लें टू हेड्स की भी प्रोबेबिलिटी जब लेंगे ना, तो टू हेड्स में आ रहा है हेड हेड टेल, और हेड टेल हेड, और फिर क्या टेल हेड और हेड। तो इसको भी इसी के मुताबिक हम कंप्लीट करेंगे। देखें कि हेड हेड पहले दोनों पे हेड आ रहा है, यानी 1/3 इंटू 1/4, और टेल आ गया 4/5, यानी इसका मतलब है 4/60 ये बन गया हेड। यानी पहले पे हेड 1/3, दूसरे पे टेल 3/4, और तीसरे पे हेड है, हेड की प्रोबेबिलिटी 1/5, यानी ये वाला आ जाएगा 3/5 4 20 और 60। अच्छा, तीसरे पे आप देखें टेल कितनी आ रही है जी 2/3, और बाकी हेड आ गए 1/4 एंड 1/5, यानी 2/60, 4 6 9, ये बन जाएगा 9/60 आ जाएगा। अब लास्ट में जाहिर है जो थ्री हेड्स हैं वो एक ही दफा आ रहे हैं, यानी इसका मतलब है 1/3 हेड, फिर 1/4 1/5, 1/3 1/4 और 1/5, यानी ये बन जाएगा 1/60। अगर हम इन सारों को सम करें तो 24 और 60 30 50, और ये 50 और 51 आ गया। यानी इसका मतलब है कि सबसे पहली बात है कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ी सी मेहनत करके हमने इसे लिख लिया है। Harry has two other coins, each of which is biased so that the probability of obtaining a head when it is thrown is P. Harry has two other coins, each of which is each of which is biased so that probability of obtaining a head when it is thrown is P. He throws all 5 coins at the same time. The random variable y is the number of heads that he obtained. Given that probability of y is 0 is equal to 6 times of probability of 5 head, यानी इसका मतलब है कि 0 हेड का मतलब है सारी टेल्स आ रही है, टेल्स 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 एंड टेल्स 6 टाइम ऑफ 5 हेड्स, क्योंकि 5 कॉइन है तो मैक्सिमम 5 हेड्स आ सकते हैं। चलें ये जरा आसान हो जाएगा ना, ये 5 हेड्स आ रहे हैं। अच्छा, टेल की आने की प्रोबेबिलिटी एक थी 1/3, फिर 1/4 1/5 1/3 1/4 1/5, और दूसरे की पी एंड टी आ गया। और इधर ले लें 6 टाइम ऑफ, नहीं ये टेल था ना, टेल तो आ जाएगा 2/3, ये बन जाएगा 3/4, और ये 1/5 था ना, तो इसका मतलब है ये 4/5 टेल की। 0 एट का मतलब है टेल आ रहा है, टेल। और यहाँ पे फिर क्या आएगा, ये Q इंटू क्यू आना चाहिए, क्योंकि हम तो टेल ले रहे हैं। यहाँ पे क्या बन जाएगा 1/3 इंटू 1/4 इंटू 1/5, ये सारे आगे हेड, और फिर P इंटू पी, फाइंड द वैल्यू ऑफ P।
p की वैल्यू हमने इसमें फाइंड करनी है। ये ले लें 4 को 4 से कैंसिल कर दें, 3 को 3 से कैंसिल कर दें, 2/5 क्यू स्क्वायर है, क्यू स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 1 माइनस पी स्क्वायर, क्योंकि पी निकालना है, पी में कन्वर्ट करते हैं। और क्या कर सकते हैं, 3 1 दा और 3 2 दा, 2 1 दा 2 2 दा, 1/10 आ जाएगा और ये बन जाएगा पी स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस 2p प्लस पी स्क्वायर। ये इधर लिख लिया तो 5/2 इंटू 1/10 एंड पी स्क्वायर, 5 1 दा 5 2 दा, ये 4 आ रहा है, चलो 4 को उस तरफ रखते हैं। दिस इज 4p स्क्वायर माइनस 8p प्लस 4 एंड माइनस p स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये बन जाएगा 3p स्क्वायर माइनस 8p प्लस 4, तो 4 3 12, 6 एंड 2 के फैक्टर बन रहे हैं, माइनस 6p माइनस 2p प्लस 4 इज इक्वल टू दिस। तो ये बनता है p माइनस टू के साथ p माइनस टू लें जी, p की वैल्यू 2 आ रही है और p की वैल्यू 2/3 है, और p जो है वो जाहिर है सक्सेस को शो कर रहा है और ये 1 से बड़ा है, तो प्रोबेबिलिटी 1 से बड़ी तो हो नहीं सकती, इसको निगलेक्ट करेंगे तो p का आंसर आ जाएगा 2/3। ओके जी, ये वाला क्वेश्चन हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन को भी ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं कि इस पेपर को भी हम खत्म कर देते हैं। सबसे पहली बात तो ये आ गई कि हाउ मेनी डिफरेंट अरेंजमेंट्स आर देयर ऑफ दीज 8 डिजिट्स। अच्छा ये आसान है, क्योंकि इसमें देखें 2 इज रिपीटिंग 2 टाइम, 4 इज रिपीटिंग 3 टाइम, और ये 8 डिजिट्स है, इसमें 8 डिजिट्स का है, तो इसका मतलब है कि ऊपर तो आ जाएगा 8 फैक्टोरियल डिफरेंट अरेंजमेंट्स हैं जो नंबर रिपीट हो रहे हैं, 2 इज रिपीटिंग 2 टाइम, 4 इज रिपीटिंग 3 टाइम्स, तो ये वाला स्टेट वे सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। 6 टू द 12 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप इसमें लिखेंगे 8 फैक्टोरियल और इसको डिवाइड कर दें 12 के साथ, तो ये इसका आंसर आ गया 3360। अच्छा, find the number of different arrangements of 8 digits in which there is 2 at the beginning and a 2 at the end and 3 4s are not all together। लेंगे, ये इतना मुश्किल तो नहीं है, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 2 और 2 तो है ना, 8 में से 2 तो निकल गए, 6 रह गए। अब उसने इन 6 के बारे में ये कहा है कि ऑल फोर्स आर नॉट टुगेदर, यानी नॉट टुगेदर का मतलब ये है कि आप कहेंगे ऑल फोर्स आर टुगेदर, इस तरह कर लेते हैं ना, यानी 4 अगर 4 इकट्ठे हो जाए, इसको हम किस तरह ले सकते हैं कि ये एक ऑप्शन आ जाएंगी, ठीक है। अच्छा, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 4 4 4, ये दूसरी ऑप्शन आ गई, ये 2 इधर आ गया, 2 इधर आ गया, 4 4 एंड 4, 3 और 4 ऑप्शन बन रही है, 1 2 3 4 5 6, ये 2 और 2 आ गया, ठीक है, 4 4 एंड 4, यानी अब इसमें ये वाली ऑप्शन पूरी होगी, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम इनको इकट्ठा कर रहे हैं तो जो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स आएंगी, तो पहले तो आपने टोटल देखना है, यानी 2 को तो आपने यहाँ रखना है। अब रिस्ट्रिक्शन अगर आप निकाल देते हैं, दरमियान में 6 स्लॉट्स अवेलेबल हैं और 6 डिजिट्स हैं, तो आप इसे लेंगे 6 पिक्टोरियल और इसके अंदर 4 रिपीट हो रहा है, तो 3 से डिवाइड कर दें ताकि रिपीटिंग वाला मामला खत्म हो जाए, माइनस कर दें, और माइनस आप करें ना तो आप ये देखें कि इसमें हमारे पास जो ब्लॉक्स बन रहे हैं ना, ये 1 ब्लॉक आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, यानी ये आपस में 4 फैक्टोरियल बना लेंगे, एक बात होगी। फिर आप इसमें देखें कि जो 4 है वो रिपीट हो रहा है, रिपीट होने की वजह से आप 3 फैक्टोरियल डालेंगे, और ये 4 आपस में भी अरेंज हो सकते हैं, तो इसका मतलब है कि आप 3 फैक्टोरियल से इसको कैंसिल करते हैं, ठीक है। 6 फैक्टोरियल 720 आ गया, डिवाइड बाय 6 कर लें, तो 120 और 4 फैक्टोरियल 24 था, और माइनस 24 कर दें, तो ये इसका आ जाएगा 96 वेज में आंसर आ जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 आ गया, वो कहते हैं 3 डिजिट्स आर सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द 8 digits, find the probability that all 3 digits are all different, 3 digits are selected।
अच्छा 3 डिजिट्स बनाने हैं ना हमने, ये देखें जरा कि 1 2 3 और फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल 3 डिजिट्स आर दिस वन। यानी आप ऐसा करें ना 4 और 2 ये तो सेम है ना, वो कह रहा है कि ऑल 3 डिजिट्स आर डिफरेंट और डिफरेंट डिजिट होने चाहिए। हाँ ठीक है, बात क्लियर हो रही है। आप ऐसा करें ना कि ये तो आ जाएंगे ना 2 2 और 4 4 4। अच्छा, और जो डिफरेंट है वो कौन से नंबर आ रहे हैं? 1 आ रहा है, 3 आ रहा है, 5। 3 डिजिट बनाने हैं ना, एक आप ले लें 2 वाला, एक 4 वाला, और इसके अलावा यहाँ पे आ सकता है 1 3 5। ऐसे करके इसको जरा सोचे, मतलब 2 नहीं चाहिए, 4 नहीं चाहिए, तो इसका मतलब है 1 3 5 आ जाएंगे। ठीक है। अब अगर हम ये करें कि एक 2 हो जाए, ठीक है, फिर 4 ना हो, और इधर क्या है 2 डिजिट आ गए हैं, इनमें से कोई एक डिजिट आप पिक करेंगे। ठीक है, इनमें से कोई एक डिजिट पिक करना है, यानी ये 3 डिजिट आ रहे हैं तो इसको लिख लेते हैं 3 C 1। क्योंकि देखें अब हम इसके अंदर 2 डिजिट नहीं ले सकते, ये दो, क्योंकि 2 डिजिट लेंगे ना, 2 2 लेंगे वो रिपीट हो जाएंगे, तो इसका मतलब है कि आपने लेना इनमें से एक है। अब मसलन 4 3 टाइम रिपीट हो रहा है, उनमें से आपने एक डिजिट लेना है ना, तो यहाँ पे इसका मतलब है ये वाली वैल्यू फिर 0 हो जाएगी। ये 0 आ गया, ये 1 आ गया। अब देखें, ये हमने 2 नहीं लिया, एक 1 लिया, तो 3 में से 2 डिजिट फिर इधर से उठाने हैं। अच्छा फर्दर देखें, अगर एक 2 हो, एक 4 हो, तो हमें एक डिजिट लेना है। अच्छा यहाँ पे देखें, ये दिया था ना 4 नहीं, ये 3 C 2 आएगा, ये 3 C 2 है, सॉरी। और इसमें भी अगर हम वर्किंग देखें तो ये क्या बनती है 1 1, यानी हमने एक 2 लिया है, एक 4 लिया है, तो इसका मतलब है 3 C 1 आता है। और मेरे ख्याल में अब ये जो ऑप्शन बन रही है ना, इस ऑप्शन में ये सारी चीज कवर होती हुई लगती है। ओके, अब आप जरा देखें कि हम यहाँ से शुरू करें। पहला जो केस है, क्योंकि हमने 3 में से 3 डिजिट ले लिए, ये देखो। अच्छा प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चन में ना, जब भी आप कॉम्बिनेशन लगाते हैं ना, तो ये बात का ख्याल रखना है आपने, जैसे 2 रिपीट हो रहा है और मैं यहाँ पे एक ले रहा हूँ, तो देखिए 2 रिपीट हो रहा है 2 टाइम, तो 2 C 1, यानी रिपीटेड एलिमेंट्स डिफरेंट एंटिटी के तौर पे यूज होंगे, बेशक वो सेम है। तो 2 C 1 का मतलब है इनमें से कोई भी हो सकता है, तो इसे 2 C 1 लिखेंगे। अच्छा, अब देखो 4 कितने हैं, कोई सिलेक्ट नहीं हुआ, यानी 3 में से 0 सिलेक्ट हुआ, तो ज़ाहिर है 1 आएगा, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, और ये बन जाएगा 3 C 2। अच्छा नेक्स्ट में देखें, अब 2 C 0 आ गया, 3 C 1 आ गया, और यहाँ पे और 3 C 2 आ जाएगा। अच्छा फिर एक 2 है, एक 1 है, यानी 2 C 1 और 3 C 1, और फिर 3 C 1 आ गया। इन सबको सिंप्लीफाई करें, 1 आता है, ये 2 टाइम 3 आ जाएगा, ये 2 C 0 1, 3 C 1 इज 3, और 3 C 2 भी 3 होता है, तो 2 C 1 इज 2, 3 C 1 इज 3 एंड 3। मतलब ये हो गया कि 6 9, 3 9 एंड 18, 27 28 और 34। यानी इसका मतलब है कि ये बन जाएंगे टोटल 34 पेज है। अब क्योंकि हमने प्रोबेबिलिटी लेनी है, और प्रोबेबिलिटी में देखें कि आप इसको लिखेंगे, ऊपर तो आ जाएगा 34। अब 8 में से हमें 3 एलिमेंट लेने हैं, तो ये टोटल आ जाएगा ना, उसमें ये कंडीशन नहीं आ रही, तो 8 C 3 कितना बनता है, 8 C 3, तो ये वाला बनता है 56। 34/56 आएगा, 34 डिवाइड बाई 56 करें, तो ये आंसर आता है 0.607। ये हमारा इसमें बन गया आंसर। ले ये वाला पेपर भी हो गया।